नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर उपन्यास फियोदोर दोस्तोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट यानी अपराध और दंड की जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास इसके लिए यूट्यूब चैनल सिलेबस विद रोहित के ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं और साथ ही उपन्यास का एक विस्तृत विश्लेषण भी। तो इनसे हम कहानी की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद क्या है? मकसद है सेंट पीटर्सबर्ग की उन गलियों में घूमते उस गरीब पूर्व छात्र रोडियन रास्कुलनिकोव के मन को समझना। वो एक भयानक बहुत ही भयानक अपराध करता है और फिर अपने ही बुने नैतिक जाल में फंस जाता है। हाँ, वो उलझ जाता है। तो देखते हैं क्या ये कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है। यकीनन कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नायक है रोडियन रास्कुलनिकोव, एक पूर्व छात्र जो सेंट पीटर्सबर्ग में भयानक गरीबी में जी रहा है। हाँ। और उसके दिमाग में एक कह सकते हैं खतरनाक सिद्धांत घर कर लेता है। वो सोचता है कि कुछ असाधारण लोग होते हैं जैसे नेपोलियन, और ये लोग समाज की भलाई के नाम पर छोटे मोटे अपराध यहाँ तक कि हत्या भी कर सकते हैं। वो खुद को ऐसा ही समझता है। बिल्कुल। और इसी सोच, इसी सिद्धांत के तहत वो एक बूढ़ी औरत अल्योना इवानोवना, जो पैसे उधार देती है, सूदखोर है, उसकी हत्या की योजना बनाता है। क्यों? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद दोहरा है। एक तो अपनी गरीबी दूर करना उसके पैसे से, और दूसरा समाज से एक बुराई, एक जोंक को हटाना, जैसा वो सोचता है। लेकिन ये सिर्फ उसकी अपनी सोच नहीं थी। अच्छा, ये विचार हवा में थे? हाँ, काफी हद तक। देखिए, दोस्तोयेव्स्की ने ये उपन्यास 1866 में लिखा था। वो खुद उस समय भारी कर्ज और मुश्किलों से गुजर रहे थे। ओह! और उस दौर में रूस में ऐसे कट्टरपंथी शून्यवादी विचार वो पनप रहे थे। तो दोस्तोयेव्स्की इस उपन्यास के जरिए इन्हीं विचारों के नैतिक और मनोवैज्ञानिक खतरों को दिखाना चाहते थे। समझ गई। तो रास्कोलनिकोव का ये असाधारण व्यक्ति वाला सिद्धांत ये उपन्यास के केंद्र में है। और सवाल यही उठाता है कि क्या कोई महान लक्ष्य किसी बुरे साधन को, किसी अपराध को सही ठहरा सकता है। कहानी में एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जब रास्कोलनिकोव अपराध करने से पहले मानो एक रिहर्सल सी करता है। वो घड़ी गिरवी रखने के बहाने बूढ़ी औरत के घर जाता है। हाँ, वो जाता है। वहां उसका डर, उसकी घबराहट वो साफ दिखती है, और बूढ़ी औरत का शक भरा व्यवहार भी। उसे चाबियों और संदूक में भी दिलचस्पी होती है। बिल्कुल। यही दोस्तोयेव्स्की की जो मनोवैज्ञानिक पकड़ है वो कमाल की है। अपराध करने से पहले ही उसके मन में उथल-पुथल मचनी शुरू हो जाती है। हाँ। और अपराध करने के बाद, उसके बाद तो वो अपराध बोध, बुखार और एक तरह के पैरानोया से घिर जाता है। यही उपन्यास का सार है कि बाहरी सजा, कानून की सजा, उससे कहीं बड़ी सजा इंसान का अपना ज़मीर, उसका अपना मन देता है। जो उसने सोचा था वो वैसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका वो सोचा समझा बौद्धिक अपराध भावनाओं और अपराध बोध के भंवर में कहीं खो जाता है। कहानी में सिर्फ रास्कोलनिकोव ही नहीं है, एक और किरदार है, मर्मेलादोव, एक शराबी रिटायर्ड क्लर्क। हाँ, मर्मेलादोव। उसकी कहानी तो दिल दहला देती है। वो उस समय की सामाजिक गरीबी और लाचारी को दिखाती है। और उसकी बेटी सोनिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। परिवार को पालने के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर है, लेकिन फिर भी वो गहरी धार्मिक है, दयालु है। वो रास्कोलनिकोव की बिल्कुल उलट है ना? हाँ, बिल्कुल। रास्कोलनिकोव जहां बुद्धि और सिद्धांत में जीता है, सोनिया आस्था और करुणा में। और वही रास्कोलनिकोव को पश्चाताप और अंत में मुक्ति का रास्ता दिखाती है। दोस्तोयेव्स्की अक्सर दुख और पीड़ा के जरिए ही आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की बात करते हैं। सोनिया इसी का प्रतीक है। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। रास्कोलनिकोव को इत्तेफाक से पता चलता है कि अगली शाम बूढ़ी औरत की बहन लिजावेता घर पर नहीं होगी। हाँ, उसे मौका मिल जाता है। उसे लगता है ये सही मौका है अकेले में अपराध करने का। लेकिन ऐन वक्त पर जब वो अपराध कर रहा होता है, लिजावेता अचानक आ जाती है। और वो बेचारी मारी जाती है। और रास्कोलनिकोव उसकी भी हत्या कर देता है। ये दूसरी हत्या जो प्लान में नहीं थी, उसके अपराध बोध को कई गुना बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यहीं से उसका मानसिक पतन और तेज हो जाता है। कहानी में और भी किरदार हैं, जैसे वो जासूस पोर्फिरी पेट्रोविच। हाँ, पोर्फिरी बहुत होशियार जासूस है। वो रास्कोलिनोव पर कानूनी शिकंजा कसने से ज्यादा उसके जमीर को कुरेदता है, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। और स्विद्रिगाइलोव, वो भी एक अजीब किरदार है। स्विद्रिगाइलोव, हाँ, वो शायद रास्कोलिनोव के असाधारण व्यक्ति
वाले सिद्धांत का ही एक बिगड़ा हुआ बिना ज़मीर वाला रूप है, नैतिक रूप से बहुत संदिग्ध। ये सब किरदार कहानी को और जटिल बनाते हैं। तो अंत में क्या होता है? रास्कुलिनोव का क्या बनता है? अंत में वो अंदर से टूट जाता है। पोर्फिरी का दबाव, सोनिया का प्रभाव, उसका अपना ज़मीर, वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और उसे सजा मिलती है? हाँ, उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है सजा काटने के लिए। और वहां साइबेरिया में सोनिया भी उसके पीछे जाती है। उसके अटूट प्रेम और विश्वास के सहारे ही रास्कुलिनोव के आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। तो मतलब सजा के बाद भी एक उम्मीद है। बिल्कुल। देखिए, अपराध और दंड सिर्फ जुर्म और सजा की कहानी नहीं है। ये इंसान के मन की, नैतिकता की, अपराध बोध, पीड़ा और फिर मुक्ति की संभावनाओं की एक बेहद गहरी पड़ताल है। हाँ। दोस्तोयेव्स्की ये दिखाते हैं कि सिद्धांतों के नाम पर, चाहे वो कितने भी ऊंचे क्यों न लगे, उनके नाम पर किए गए अपराध का जो मनोवैज्ञानिक बोझ है वो असहनीय होता है। और सच्ची मुक्ति शायद बाहरी सजा से नहीं मिलती, बल्कि पश्चाताप करने और पीड़ा को स्वीकार करने से ही मिलती है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है हम सबके लिए। क्या असाधारण होने का विचार, ये सोच के हम नियम कानून से ऊपर हैं, क्या ये हमें नैतिक जिम्मेदारियों से वाकई आजाद कर सकता है? या फिर जैसा दोस्तोयेव्स्की ने कहा, और ये बड़ी कमाल की बात है, कि जिस व्यक्ति में ज़मीर होता है वो अपना पाप स्वीकार करते हुए कष्ट उठाता है, यही उसकी सजा है। सही बात है, अंदर की सजा। इसे सोचने पर मजबूर करता है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।